आखिरी दौर तक वार और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति, आखिरी चरण में वोटिंग शुरू होने के बाद तक की स्थिति। इस वक्त 57 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के विज्ञापन हो या कहीं बयान, ये सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। पहले सीधे चलते हैं किशनगंज। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, क्या देख पा रही हैं? आधा घंटा हो चुका है हालांकि वोटिंग शुरू हुए। आधा घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू हुए, लेकिन अगर बात करें लोगों की तो अभी तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जिस बूथ पर हूं इन दोनों बूथ पर 2 से 4 ईवीएम है। 4 लाइन लगी है लेकिन 2 चल रही है, 2 नहीं चल रही हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर आज सारे दिन, क्योंकि आधा घंटा नष्ट हो चुका है। लेकिन अगर बात करें लोगों की तो जितनी जागरूकता लोगों में है, क्योंकि 60% से अधिक मतदान पिछले बार हुआ था, 2014 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। हालांकि ये लोगों को कम से कम रोक नहीं पा रहा है यहाँ रुकने से। आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं लोगों की, और ये लंबी कतारें ही ये बताती हैं कि भले ही इन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन इन्हें किसी बात का गुरेज नहीं है। और माइनॉरिटी वोट बैंक माना जाता है इसे, किशनगंज को। किशनगंज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ साथ ये एक सौहार्द का ईवीएम मशीन लेके आपके पीछे जा रहा है, ये क्या अभी लगा रहा है क्या? ये बदली जा रही है। ये एक नई ईवीएम मशीन भेजी गई है काफी जद्दोजहद के बाद। 6:30 बजे से लोगों को पता था कि ईवीएम नहीं चल रही है। आधा घंटा लग गया सिर्फ ये कम्युनिकेट करने में कि हमें ये दिक्कत हो रही है और इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं लोग। फिलहाल एक पर तो मशीन बदल दी गई है, लेकिन दूसरे बूथ पर अभी तक मशीन बदली नहीं गई है। मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगी कि बाकी 4 मतदान के जो हमने पूरी प्रक्रिया देखी, चारों चरण देखे, और यहाँ के लोगों में अंतर ये है कि भले ही अभी ईवीएम नहीं चल रही हो, लोगों में नाराजगी हो, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखे हुए हैं, जो बाकी के इलाकों में नहीं देखा गया था। जहां मशीन खराब होती थी, लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे या वापस जाने लग जाते थे। लेकिन यहां लोगों ने ऐसा नहीं किया। आधे घंटे से 45 मिनट से लोग खड़े हैं अपनी कतार में और इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर आने का। बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में हैं आप। हमने कहा बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में आप हैं, और उस तरफ बंगाल भी है जहां से आप रिपोर्टिंग करने बिहार में आए हो। तो इस इलाके में भी कोई अंतर नजर आ रहा है या एक सरीखा लग रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगी। यहाँ पर नदी का नाम रमजान है और जो इलाके का नाम पड़ा है वो खगड़ा के जो बादशाह थे, जो महाराज थे, उन्होंने, जो एक मुगल बादशाह थे, उन्होंने नाम रखा था किशनगंज, क्योंकि एक संत को यहाँ आना था जो नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये उस समय पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो इस सब के बावजूद अगर मैं ये कहूँ कि ये बड़ी ही शांतिपूर्ण इलाका का प्रतीक है, जहाँ नदी का नाम रमजान हो, इलाके का नाम किशनगंज हो, और इन सबको मिलाकर अगर मैं कहूँ आज थोड़ी सी धुंध जरूर है, मौसम में थोड़ा सा कोहरा जरूर है, लेकिन शाम तक ये कोहरा छट जाएगा, क्योंकि शाम तक फैसला हो जाएगा उन उम्मीदवारों का जो आज उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी किस्मत का फैसला ये मतदाता कैसे करेंगे। जी, कोहरा छटेगा। हम लोग भी एग्जिट पोल शाम में शुरू करने वाले हैं, तो जाहिर है बहुत चीजें छटेंगी उसके साथ। रीमा, फटाफट बताइए वहां पर अब क्या स्थिति है? लोगों की कतार, भीड़, प्रतिक्रिया, उत्साह क्या है? भीड़ बढ़ रही है लगातार, और खासकर हम जो सबसे इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं यहाँ पर वो है कि महिलाएं सुबह से ही, हमने इससे पहले भी तमाम, जब हमने 4 फेज का चुनाव देखा तो देखा कि महिलाओं की संख्या, भागीदारी ज्यादा थी, लेकिन सुबह नहीं होती थी। कुछ सुबह के काम खत्म करके महिलाएं घर से निकलती थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त देखिए महिलाओं की संख्या लंबी है, एक के बाद एक की जो लाइनें हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और सुबह से ही यहाँ पर कम से कम जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं दूसरी जगहों पर जाना है, जिनसे हमने बात की, वो तमाम लोग यहाँ पर सुबह से इस इंतजार में है कि कैसे वो अपना पहले वोट डालें और उसके बाद जाए। तो कम से कम बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं इस इलाके की अगर हम बात करें, पिछले कई फेज में 50 से 53% मतदान हुआ, 54% हुआ, लेकिन ये पूरा इलाका है जहां पर मतदान भी ज्यादा रहता है। 60% मतदान पिछले चुनाव में हुआ, उससे पहले 62% हुआ। तो उम्मीद तो यही की जा रही है जिस हद तक आज सुबह से लोग फिर से निकल रहे हैं घरों से, कि इसी तरह का रिकॉर्ड आज भी कुछ बन सकता है। जी आलोक जी, एक सवाल जहन में, क्योंकि जो किशनगंज के इलाके में हम देख पा रहे हैं, अगर आप 2-3 दशक पहले लौट आइए, जिस समय आप खुद नवभारत टाइम्स में वहां पर संपादक हुआ करते थे, वहां पर वोटिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कहा जाता बांग्लादेशी आ जाते थे, ये सारी चीजें। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी, मीडिया ऐसी, सीधे देख पा रहे हैं। हर हाथ में एक सोशल मीडिया चल रहा है जो नेट के जरिए चल रहा है, सूचना का आदान प्रदान जबरदस्त है। बावजूद इसके ये इलाके उतने पिछड़े क्यों हैं, जिसका जिक्र वैसी कर तो गए, लेकिन एक सच भी है, इन इलाकों में अभी भी पिछड़ापन है।
निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उन इलाकों के लिए चाहे लालू यादव 15 साल रहे और उनका एक बड़ा वोट बैंक था अल्पसंख्यकों का, जिसको जहां बाहुल्य उनका है, लेकिन उन्होंने उनके विकास पर, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी हम इसके पहले भी जो बात कर रहे थे, उन इलाकों में आज भी बहुत बदतर स्थिति बनी रही। और जो प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कहते ना, आपने दूर यदि हैं आप राजधानी से तो उतना उसका विकास नहीं हो। इसका मतलब ये भी है कि टेक्नोलॉजी पर अगर सरकारों का जोर हो जाए तो वो उसे भी ना बढ़ने दें। निश्चित मुझे लगता है कि सरकार टेक्नोलॉजी तो नहीं बढ़ने देंगे सरकार, उसमें मुझे लगता है बिजनेस सेक्टर जो है वो बड़ा हावी रहता है। वो आप देखिए ना, सब जगह लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। यदि वहाँ स्कूल में छत नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं और मान लो वो कहते नहीं बैटरी से चल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि बड़े पैमाने पर इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन आपने उनको एक दूसरा तरह का सपना दिखा देते हैं जो सपना आप साकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जब पढ़ना नहीं आएगा। आपने मोबाइल दे दिया तो खाली सब्जी ला सकता है कि 4 किलो सब्जी ला देना, लेकिन उसके साथ उसको पढ़ना नहीं सिखाया। ये जो एक उसकी क्रांति हम बता रहे हैं कि डिजिटल हो गया, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों इस पर जोर दे रही है, क्योंकि एक बड़ी लॉबी काम करती है। मैं कई वर्षों से दिल्ली से देख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब क्षमा करेंगे चूंकि आपके चैनल में हो सकता है जो मैं कहूँ ये थोड़ा कड़वा हो, लेकिन सही बात यह है कि एक बड़ी लॉबी ने काम किया है जो इस टेक्नोलॉजी को तो ला रही है, लेकिन विकास को जो असली भारत में जरूरत है उसको पीछे कर रही है। हम चीन से इसकी तुलना यदि करेंगे तो चीन में वो जुड़ी है, लेकिन उसके साथ में मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी हमसे बेहतर है। नहीं प्रसून, जो आपका ये प्रश्न है कि भाई वो इलाका जो सरहदी इलाका है जहाँ इतना खूबसूरत माहौल है, इतनी हरियाली ही नहीं है बल्कि मन की भी हरियाली है। एक बता रहे हैं कि रमजान नदी का नाम है, किशनगंज शहर का नाम है, लेकिन वहाँ की समस्या क्या है कि वहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने हुआ, बिहार में ही नहीं हुआ, बहुत कम इलाकों में हुआ। मैंने पहले भी आपको कभी आपके डिस्कशन में बताया कि कृष्ण वल्लभ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब जितनी इंडस्ट्रीज बिहार में लगी, उसके बाद से ही अगर देखा जाए तो नहीं लगी। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ प्रॉपरली। पूर्णिया वो इलाका है, कटिहार वो इलाका है बिहार का जहां पर लैंड रिफॉर्म्स अगर हुआ होता तो ये सारा का सारा सरहदी इलाका बहुत ही उपजाऊ न केवल होता, फर्टाइल केवल नहीं होता, क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड खेती नहीं कराते हैं, बल्कि किसानों की भागीदारी, खेत मजदूरों की भागीदारी भी उत्पादन के विकास में होती और उत्पादन संबंध बदलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी गति मिलती। कई बार लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं, या दुनिया का उदाहरण है, इवन चीन की बात आप कर रहे हैं कि जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पहले फ्यूडल जो लैंड रिलेशंस हैं वो चेंज होते हैं और वो चेंज करना बहुत जरूरी होता है, तभी उत्पादन की शक्तियां विकसित होंगी। लेकिन हो क्या रहा है प्रसून कि उस इलाके में लोगों ने कम्युनल आधारों पर, राजनीतिक आधारों पर दलबंदियां की, लेकिन विकास के जो महत्वपूर्ण एजेंडे थे वो नहीं हुआ। लेकिन एक जरूर करेक्शन करना होगा इस पूरे प्रक्रिया में कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की बहुत सारी नीतियों का मैं आलोचक हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लैंड के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम नहीं उन्होंने किया, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उन्होंने जो बेहतर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के क्षेत्र में जो काम किया, उसका असर किशनगंज में आज दिखाई पड़ता है। मैं स्वयं किशनगंज अभी हाल में गया था और मैं जब पहली बार गया था, एमजे अकबर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों के पत्रकार मित्र, और वो चुनाव हार गए थे और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की पार्टी के उम्मीदवार से वो बुरी तरह चुनाव हार गए, मुन्ना मुश्ताक से, जो वहां के विधायक थे। उन दिनों पूरे किशनगंज इलाके में सिर्फ एक होटल था जिसमें 6 कमरे थे या 5 कमरे थे, उसका नाम था हाईवे होटल। ज्यादा हो गए हाईवे होटल। आज न केवल होटल है, फ्लाईओवर है और चाय बागानों का विस्तार हुआ है। किशनगंज ऑस्ट्रेलिया छेड़ दिया। हम उस दिशा में जरा सा रामकृपाल जी, फणीश्वर नाथ रेणु पूर्णिया के मैला आंचल और परती परिकथा, उसमें जो लिखा हुआ है वो स्थिति इतने 54 और 57 में दोनों किताबें लिखी गई थी। आज की स्थिति में आई स्थिति जस की तस है। राज कपूर को जाना पड़ गया पूर्णिया फिल्म बनाने के लिए रेणु के साथ, तो बदली नहीं है स्थिति इस इलाके में। यही जो इन्होंने बताया, इन्होंने खेती का हाल बताया, उर्मिलेश जी ने, आपके संवाददाता इससे पहले जो थे शर्मा जी ने, उन्होंने बताया हर चीज़ बंद है, यानी उन्होंने कहा सब कुछ बंद है। एक समानता मुझे दिख रही है और भी, फेज़ 1 से लेकर के 5वें फेज़ तक जब आपका कैमरा जूम लेता है तो जिन दीवारों पर सिर्फ चूना लगा होना चाहिए था वो काली हो गई हैं। अब 5वें फेज़ के विजुअल उठा के देख लीजिए, उससे भी लगता है, दोनों दीवार को देख करके भी लगता है कि विकास कितना हुआ है। जो जिन सवालों को आपने उठाया, लैंड रिफॉर्म स्टेट का सब्जेक्ट होता है और बिहार एक ऐसी स्टेट है कि 68 साल से वहाँ सिर्फ कांग्रेस या
इन्हीं पार्टियों की सत्ता रही है, नाम बदल गया है, लेकिन सामाजिक न्याय और इससे उपजी सारी चीज़ें, जिस डिसकंटेंट को रोकना चाहिए था पोलराइजेशन को, क्योंकि मान लीजिए कि वोट के समय पोलराइजेशन हो गया, लेकिन 5 साल तो नहीं रहा। क्या 5 साल भी पोलराइजेशन करके आप राजनीति करते थे? क्यों नहीं लैंड रिफॉर्म, क्यों नहीं हुआ? वहीं बंगाल में बगल में हुआ। वर्ल्ड बैंक ने इस बात को सराहा कि ज्योति बसु ने बंगाल में सोशल डिसकंटेंट को इसलिए ख़त्म किया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। कर्नाटक में देवराज अरस ने किया। तो सवाल इस बात का है कि जब आज़ादी के बाद से आज तक वही लोग राज किए और उसमें से मेजॉरिटी एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सत्ता में रही, तो बिहार में क्यों नहीं रहा? इसके लिए इसका अपराधी कौन है? जिन सवालों को उठाने की जरूरत क्या बिहार के मद्देनजर है, गांधी राजनीतिक प्रयोग करने के लिए बिहार जाते हैं, भूदान आंदोलन चलाते हुए विनोबा भावे बिहार पहुंचते हैं, जेपी इस देश में आंदोलन छोड़ते हैं तो बिहार के जरिए करते हैं, राम मनोहर लोहिया भी कभी बिहार देखा करते थे। इन परिस्थितियों के बीच बिहार में ये सवाल क्यों मौजूद है और क्यों हाशिए पर है? छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लिया है और इन सब के बीच हमारे तमाम संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। उसमें लंबी लंबी कतारों के बीच हम अब एक बार फिर चलते हैं संजय शर्मा दरभंगा। संजय, एक तो दिखाइए और एक चीज बताइए जो यहाँ स्टूडियो में भी चर्चा है कि अगर वहां पर सारी चीजें थम गई है, इंडस्ट्री है नहीं, तो बड़े बड़े बंगले मकान कैसे बनते चले गए और वहां पर पैसा फिर कौन सा आ रहा है? संजय, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वकार से कि वो दिखाएं और मैं बताता हूं कि पैसा या तो लोग बाहर जाते हैं, चूंकि प्रतिभा का पलायन हो रहा है। चीजें यहां पर विकास इतना ढीठ है कि पिछले 60 साल से जो भी सरकार या जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो कहती है हम विकास को लेकर आएंगे, लेकिन वो इतना ढीठ है कि ये सारे मिल के खींचते हैं लेकिन विकास आता नहीं दिखता। ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत सारी चीजें तो लोगों ने अपने बूते पर डेवलप की हैं। जो कहीं बाहर कमाते हैं वो यहां आकर अपने पैसे लगाते हैं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, यहां विकास की क्या स्थिति है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कयूम। कितना विकास आया पिछले 5 साल में? कुछ भी नहीं आया। तो फिर अब किस उम्मीद से वोट करने आए आप यहाँ पे? मेरा जो वोट है वो देने के लिए आया है। अच्छा, जैसे मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने, वैसे आप यहाँ वोट करने आए हैं? वोट करने नहीं। बहुत सारे लोग तो निष्काम भाव से वोट करने आते हैं कि सिर्फ एक वोट करना है इसलिए वोट डालने जा रहे हैं। बाकी यहाँ विकास की अगर हम बात करें तो विकास उस स्थिति में नहीं है। और लोग जो बाहर रहते हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो या तो खाड़ी देशों में कमाते हैं और वहां से आकर यहाँ बिजनेस करते हैं, या फिर जो व्यवसायी समाज है वो अपने बूते पर बाहर से उनके परिवार के संबंधी लोग जो बाहर दिल्ली या बाकी और बड़े शहरों में काम करते हैं वहां से आकर यहाँ लगाते हैं। तो लिहाजा विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी है। विकास आ तो रहा है लेकिन इतना ढीठ है कि बहुत खींचना पड़ता है उसे, तब जाकर कहीं वो आता है, वो भी आधा अधूरा। जी, आखिरी रैली प्रधानमंत्री मोदी की दरभंगा में ही हो रही थी और उसके पीछे जो दिखाई दे रहा था वो दरभंगा महाराज का घर दिखाई दे रहा था। तो लोकतंत्र में की 2 स्थितियां बहुत आमने सामने थी, एक तरफ दरभंगा महाराज का वो किला और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। छोटे से ब्रेक के बाद हम